માટે કંપનીના એમડી રાજેન્દ્ર ગાંધી જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે। ઓવરઓલ ડિસ્કશન માટે સેક્ટર પર भी डिस्कशन કરીશું અને રિઝલ્ટ્સ કેવી રીતના આવતા દેખાયા છે એની પર પણ ડિસ્કशन કરીશું। सबसे पहले तो शुक्रिया सर मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून। शुरुआत में इसी से करना चाह रही थी, क्वार्टर कैसा था, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स से मैं बातचीत कर रही हूँ तकरीबन जो डिसरप्शन था पिछले एक आध साल में कोरोना की वजह से, अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज तो होती हुई दिख रही है, लेकिन डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपकी तरफ से एक आइडिया, क्या हाइलाइट्स रही इस क्वार्टर के दौरान और ये साल खत्म होने तक हम लोग कैसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसकी एक हाइलाइट से शुरुआत करें। नमस्कार। एक क्वार्टर जो दिवाली पहले होता है तो उसकी वजह से नॉर्मल क्वार्टर था, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ होता है वो ग्रोथ नहीं था ओवर द लास्ट प्रीवियस क्वार्टर। बट 9 महीना जब ये अपन देखते हैं तो हम लोग 40% ग्रोथ देख रहे हैं रेवेन्यू में। एंड एक क्वार्टर में इनपुट कॉस्ट में प्रेशर था, तो उसकी वजह से हमारा ईबिटा मार्जिन एंड पैट मार्जिन लोअर था, तो उसकी वजह से बॉटम लाइन थोड़ा श्रिंकेज हुआ है। बट डिमांड साइड एकदम नॉर्मल डिमांड है, ग्रोथ है, हर एक कैटेगरी में भी ग्रोथ है और हर एक चैनल में भी ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर में ई कॉमर्स चैनल में उनके जो अंदरूनी चेंजेस थे सेलर्स में, उसकी वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट था, बट वो अभी नॉर्मलाइज हो गया है। एक्सपोर्ट में भी वो कंटेनर की बहुत चैलेंजेस थे अवेलेबिलिटी में, तो वो अभी थोड़ा करेक्शन हो रहा है। डिमांड साइड एकदम रोबस्ट है एक्सपोर्ट, बट जैसे ये लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो एकदम रेगुलर हो जाएगा। अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो इन्फ्लेशन, आप ऑलरेडी बात कर भी रहे थे कि यहाँ से थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, ये कब तक स्टेबलाइज होते हुए आप देख रहे हैं और साथ ही पिछले साल के मुकाबले अब तक और कितना बढ़ चुका है, एक आइडिया मुझे ये बता दीजिए। और साथ ही इन टर्म्स ऑफ प्राइस हाइक्स वो कैसे फॉर्मेट हो रहा है, आपने इस क्वार्टर के दौरान क्या कुछ प्राइस हाइक्स लिए हैं उसको मिटिगेट करने के लिए, अब इन सब के बावजूद अब मार्जिन की बैंड कौन सी रहेगी, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ। जो प्राइस इंक्रीज लेना था लास्ट क्वार्टर वो हमने पूरा लिया नहीं था, एंड अभी एक क्वार्टर में प्राइस हाइक करेक्शन कर लिया। जो भी इम्पैक्ट है हमारे इनपुट कॉस्ट में उसके हिसाब से हमने ले लिया है वो। बट प्राइस इंक्रीज का ऐसा है कि अभी तक पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं कि वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो उसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं बता सकते। बट अदरवाइज अदर देन एल्यूमिनियम, जो मेटल एंड प्लास्टिक्स जो हमारे इनपुट में है वो स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है। एंड ऑल्सो मेन इनपुट कॉस्ट हमारा फ्रेट भी है जो इंपोर्ट करते हैं, उसमें कंटेनर कॉस्ट होता है, वो 4-5 गुना हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा करेक्शन हो रहा है, बट एकदम ओरिजिनल नंबर्स पे आने में समय लग रहा है, बट रिसीडिंग दिख रहा है। मतलब ओवरऑल हमको लगता है कि 1-2 क्वार्टर और लगेगा प्राइस स्टेबिलिटी आने में। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रीच, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप मुझे बता भी रहे थे कि इसको बढ़ाने के बारे में आप ऑलरेडी स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अब जब नेक्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं तब ये सालाना अंत तक ऑलरेडी कितने रीच पॉइंट्स हो चुके होंगे अपने लास्ट क्वार्टर एज ऑफ दिसंबर लास्ट क्वार्टर में हम अराउंड 7,000 न्यू आउटलेट्स ऐड किए हैं, एंड क्यूमुलेटिवली हमारा भी टच पॉइंट 70,000 टच पॉइंट्स तक पहुंच गए हैं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट, क्योंकि वहाँ पे भी आप काफ़ी स्ट्रैटेजीज अपना रहे थे कॉस्ट सेविंग मेजर्स को लेकर, उसमें क्या चीज़ें और वर्कआउट हो रही हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है और किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। हाइब्रिड सिस्टम है अभी। जो सोलर हमारे रूफ टॉप से फैक्ट्री में जितनी जगह है वो रूफ टॉप सभी लग गए हैं और वो पावर जनरेशन करना चालू कर दिए हैं। एंड जो विंड मिल लगाए रहे थे हम लोग लास्ट क्वार्टर में इंस्टॉलेशन हो गया है, अभी वो मतलब एरेक्शन हो गया है, अभी वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो हमें लगता है कि एक क्वार्टर में वो जनरेशन चालू हो जाएगा। तो ये दोनों जब वो रूफ टॉप और विंड मिल का कंबाइंड जनरेशन है जो एग्जिस्टिंग हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो ऑलमोस्ट 50% अभी जो हमारा टोटल कंजम्पशन है वो अपना सेल्फ जनरेशन हो जाएगा। ओके, अग्रीड। और ये सब क्यूमुलेटिवली कब तक इफेक्ट में आता हुआ देख पाएंगे हम लोग, नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स? अगले क्वार्टर से पूरा ही इसका बेनिफिट मिलने लग जाएगा। ओके, अगले क्वार्टर से।
अग्रीड। अच्छा, एक इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर पर्सपेक्टिव भी मैं समझना चाह रही थी। कुकर्स और कुकवेयर के बारे में अगर बातचीत करें, आप मुझे एक बाइफिकेशन बता पाएंगे एज ऑफ नाउ कितना मार्केट शेयर है बाकी के पीयर्स की कंपैरिजन में, और यहाँ से किस तरीके से आउटलुक बन रहा है? प्रेशर कुकर में हम लोग लगातार ग्रोथ देख रहे हैं। लास्ट 9 मंथ्स में हम लोग 40% ग्रोथ किया है प्रेशर कुकर में, और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं हम लोग नंबर 3 है अभी। बट हम लोग इंडस्ट्री ग्रोथ से बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। कुकवेयर में भी सिमिलर ग्रोथ रेट है, बट पर्टिकुलरली लास्ट क्वार्टर में हम लोग बिकॉज ऑफ कंटेनर हम लोग वो जो नॉर्मल रफ्तार में ग्रो नहीं कर पा रहे थे, फिर भी 10% ग्रोथ कर रहे हैं ऑन द नॉन स्टिक कुकवेयर। एक्सपोर्ट्स में हम लोग नॉन स्टिक कुकवेयर में इस देश के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। ओके, और मैन्युफैक्चर्ड वर्सेस ट्रेडेड गुड्स, ये रेशियो क्या है अभी का? 90%। हमारा टोटल रेवेन्यू में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कंट्रीब्यूशन है वो 90% है। ट्रेडेड भी ओके, कंट्रीब्यूशन अग्रीड 10%। सर। ओके, नेक्स्ट चीज जो मैं समझना चाह रही थी वो इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स था। एज ऑफ नाउ कितना सेल्स का परसेंटेज है, अगर एक आप मुझे बता पाएं, और साथ ही क्योंकि ब्रांडिंग को लेकर भी थोड़ा बहुत फोकस कर ही रहे थे, ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी नेक्स्ट, क्योंकि नया साल भी शुरू होते हुए देखेंगे हम लोग एक क्वार्टर के बाद, वो किस तरीके से वर्कआउट होगा? करंटली 3% है। हमारा ओवरऑल मानना है कि बिटवीन 3 and 3.5% हम लोग रेवेन्यू लिंक्ड स्पेंड करेंगे ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। ओके, अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन प्लान्स, वहाँ पे कैसे चीज़ें वर्कआउट हो रही है, क्योंकि आप प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर्स लॉन्च करने वाले थे, यहाँ से क्या उम्मीदें की जा रही है? यहाँ पे आप पोटेंशियल जनरेशन कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लाइंड अप है? एक आइडिया अगर ये पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर मुझे आप दे पाएँ। हमारे बहुत बैकवर्ड इंटीग्रेशन में और नए प्रोडक्ट में दोनों में इन्वेस्टमेंट चालू है। ऑफकोर्स हम लोग पहले ही प्लास्टिक्स में तो बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। हमारा ग्लास लिड का एक प्लांट चालू हो गया है। रबर गैस्केट मतलब जो इनपुट में प्रेशर कुकर में एक इनपुट होता है रबर गैस्केट वेट वॉल, तो ये भी हम लोग बनाना चालू कर लिए। एक दो छोटी कंपनियां भी एक्वायर की है हम लोग। एक स्विच केयर की है, तो हमारा एलईडी बिजनेस को ऑगमेंट करने के लिए स्विचेस और लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज को मैन्युफैक्चर भी करेंगे, और जो कंप्लीट टीम है वो जो इनके मालिक थे वही हमारे यहाँ उस बिजनेस को हेड करेंगे। एक और सेगमेंट जो है मॉड्यूलर किचन का, एक कंपनी हमने एक्वायर किया है, उसका पूरा टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्वायर करके यहाँ पर हमारी फैक्ट्रियों में उसको एक एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये सभी अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर से इसका रेवेन्यू देखना मिलेगा। कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप? और ये जो आप एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, ये कितने खर्चे पे हुआ है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ बता पाएं अगर आप मुझे? ये इनिशियल कॉस्ट जो स्विचेस बिजनेस है, इनिशियल कॉस्ट 4 करोड़ का है, बट देयर विल बी इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंशन, मतलब उसको रेंज बनाने में, टूलिंग में वगैरह। एंड जो फैक्ट्री लगा रहे हैं इसका मॉड्यूलर किचन का, उसका इक्विपमेंट एंड टीम हम लोग करंटली 85 लाख में एक्वायर किए हैं, बट उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट होएगा ऑन द सेटिंग अप द फैक्ट्री एंड एक्सपेंशन में। वो ओवर द नेक्स्ट 2-3 years लाइंड अप है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होएगा वो इन्वेस्टमेंट लगते जाएगा। ऑन दिस कैटेगरी आई कैन से कि नेक्स्ट 5 साल में ये दोनों कैटेगरीज से हमको 20% एलईडी एंड किचन बिजनेस से हमारा जो रेवेन्यू रहेगा 5 साल में, उसका 20% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन, अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लास्ट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो इन टर्म्स ऑफ बजट भी था। किस तरीके से आपकी इंडस्ट्री ने उसको रीड किया है? क्या कुछ मेजर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो यहाँ से गवर्नमेंट ले, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फ़ायदा पूरी इंडस्ट्री को भी हो? एक आइडिया इसके ऊपर आपका एनालिसिस क्या है? देन एलईडी हमारा कोई बिजनेस में इस बजट से कोई चेंजेस नहीं आया है। ऑफ कोर्स ये हम मानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर गवर्नमेंट का एडिशनल सपोर्ट रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो इंपोर्ट हो रही थी, बहुत सारे पदार्थ इसमें जो इंपोर्ट हो रहे थे वो सभी डोमेस्टिक हो सकते हैं, एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ सकता है। जो पीएलआई दूसरी कैटेगरीज को मिला है, सिमिलर पीएलआई हमारी अप्लायंसेस को भी मिलना चाहिए। मोर पर्टिकुलर अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसमें तो पीएलआई मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा।